हेलो लर्नर्स, टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोग ने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पढ़े थे, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट फंक्शंस देखे थे, जिसकी हेल्प से हम लोग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे अपने प्रोग्राम में, जैसे कि प्रिंटफ और स्कैनफ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। तो हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोलिंग कैसे होती है? दीज स्टेटमेंट अलाउ द यूजर टू मेक डिसीजन, रिपीट कोड, ट्रांसफर कंट्रोल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि किसी कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई डिसीजन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर कोड को रिपीट कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर कंट्रोल टू द डिफरेंट पार्ट, या फिर ट्रांसफर कंट्रोल कर सकते हैं एक पार्ट से प्रोग्राम के दूसरे पार्ट में। तो इसके लिए हम लोग पास डिफरेंट स्टेटमेंट है, जो कि है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट। तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो हम लोग डिसीजन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट हम लोग कोड को रिपीट, किसी पर्टिकुलर कोड को रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ट्रांसफर कंट्रोल के लिए। कंट्रोल स्टेटमेंट है वो फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं और कैटेगरीज में। तो जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट है, या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ये सेम नेम है, डिफरेंट टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे सारे नेम मेंशन किए हैं। ऐसे ही लूपिंग स्टेटमेंट, जो कि कोड को रिपीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर इटरेशन या फिर रिपीटिशन। और थर्ड है जो कि हमारे ट्रांसफर कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट, अनकंडीशनल स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे, इफ एल्स और स्विच। तो फर्स्ट है हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल। दीज स्टेटमेंट अलाउ द प्रोग्राम टू मेक डिसीजन ऑन द सर्टेन कंडीशन। तो ये क्या करते हैं, हमें कोई भी डिसीजन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। नेक्स्ट है दीज स्टेटमेंट इनेबल द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ द कोड डिपेंडिंग ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू। तो हमारी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, उसके बेसिस पे ये क्या करता है, हमारे हेल्प करता है एग्जीक्यूट करने में डिफरेंट ब्लॉक। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारे ये स्टेटमेंट परफॉर्म हो, अगर फॉल्स है तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो परफॉर्म हो। फर्स्ट हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट अ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ट्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो जो उस ब्लॉक में कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो उस कोड में, उस ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। तो इफ का इसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ कंडीशन, इफ लिखेंगे स्मॉल रहेगा, इफ कैपिटल नहीं होगा। तो लोअर केस में लिखेंगे इफ और ब्रैकेट में लिखेंगे कंडीशन। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। तो इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो परफॉर्म होंगे। तो एग्जांपल से समझते हैं, सपोज एक वेरिएबल है n जिसमें वैल्यू है 10 असाइन की हुई। तो इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो इफ n इज ग्रेटर देन 5, अगर n हमारा 5 से बड़ा है तो क्या परफॉर्म हो जाए, प्रिंट हो जाए नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, मतलब ये ट्रू है, तो मतलब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 5। अगर ये फॉल्स होती कंडीशन तो ये इफ के इस ब्लॉक के अंदर जाता ही नहीं, इसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखे होते वो परफॉर्म होते। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो इसमें हमारे पास चॉइस होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये परफॉर्म हो, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये परफॉर्म हो। तो इसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन, कंडीशन में इफ कंडीशन, फिर ब्रैकेट में हमें जो स्टेटमेंट परफॉर्म करने हैं, फिर एल्स, एल्स में जो स्टेटमेंट परफॉर्म करने हैं। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक जो है वो परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाले स्टेटमेंट परफॉर्म होंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है n इज इक्वल्स टू 10। तो हमने इफ और एल्स यूज़ किया है। इफ में कंडीशन लिखी है इफ n इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा n बड़ा है 0 से तो क्या प्रिंट हो जाए, ये वाला ब्लॉक परफॉर्म होगा, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक परफॉर्म हो, मतलब कि प्रिंट हो जाए नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर हमारी क्या है 10 है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला ब्लॉक हमारा परफॉर्म होगा, तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा नंबर इज नेगेटिव। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये वाला ब्लॉक ना परफॉर्म होके एल्स वाले पार्ट में जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो परफॉर्म होते। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या है, इफ एल्स का ही एक वेरिएशन है, जिसमें इफ एल्स में एक और इफ एल्स यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हमने एक इफ एल्स कंडीशन में एक और इफ एल्स कंडीशन यूज़ की है। तो इफ कंडीशन हुई, इसके अंदर फिर इसी स्टेटमेंट पे, इसके जो स्टेटमेंट है इसमें फिर से एक और इफ एल्स कंडीशन यूज़ की। तो ये इसका इफ है और इसका ये एल्स है, और जो पहला वाला इफ था उसका एल्स हमारा ये है। तो अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगी फिर ये इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे ये वाले स्टेटमेंट परफॉर्म होंगे, एल्स ये वाला स्टेटमेंट
परफॉर्म होगा। और अगर कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई तो ये वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो इवन है या ऑड है। तो उससे पहले लॉजिक देखते हैं। लॉजिक क्या होगा कि सपोज हमारे पास नंबर n है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तब हम इसमें चेक करेंगे कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो इसमें कंडीशन, हमें दो कंडीशन चेक करनी होगी कि पहले नंबर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करना होगा कि ये इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे हमें दो इफ एल्स कंडीशन यूज करनी पड़ेंगे, वो भी नेस्टेड फॉर्म में। कैसे कि नंबर पहले हम चेक करेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि नंबर इवन है या ऑड है। और अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट परफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये एक इफ के लिए ये एक फर्स्ट इफ एल्स हो गया और ये सेकेंड इफ एल्स हो गया, इसमें एक और। तो एक इफ एल्स में एक और नेस्टेड इफ एल्स यूज किया है। तो अब प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो प्रोग्राम में क्या होगा कि हमने एक वेरिएबल ले लिया है n इज इक्वल्स टू 10। फिर हमने एक इफ कंडीशन यूज़ की है कि 10 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब नंबर पॉजिटिव है। अगर ये ट्रू होगा तो हमारा इवन और परफॉर्म होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो हम एल्स कंडीशन में आ जाएंगे। तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे। एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज नेगेटिव। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो इसमें फिर कंडीशन चेक होगी कि n मॉडुलस 2, यहाँ पे क्या है, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। तो रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर क्या है, 0 है, मतलब ये डिविजिबल होगा 2 से। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि n मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे दोनों ऑपरेटर यूज किए हैं जो हम लोग ने पढ़े थे ऑपरेटर्स में, मॉडुलस ऑपरेटर और इक्वलिटी का। तो यहाँ पे n मॉडुलस 2 होगा, मतलब 10 मॉडुलस 2, रिमाइंडर का बचेगा 0, 0 इज इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा ये वाला पार्ट परफॉर्म होगा। इसमें क्या लिखा है, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इवन। अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती, सपोज यहाँ पे नंबर 9 होता तो रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता जिसमें था नंबर इज ऑड। तो अब हमारा ये वाली कंडीशन, अगर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है तो ये वाले पार्ट पे नहीं आएगा, और अगर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है तो हमारा एल्स वाला पार्ट परफॉर्म नहीं होगा। तो इफ एल्स में यही होता है कि एक कंडीशन ट्रू होगी तो एक ब्लॉक परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा दूसरा वाला ब्लॉक परफॉर्म होगा। लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट तब यूज़ होता है जब हमारे पास किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ हो या मल्टीपल ऑप्शंस हो, और उनमें से कोई एक हमें परफॉर्म करना हो एट अ टाइम, तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, दिस स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वी हैव अ मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल के लिए हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, तब हम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। एंड वांट टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल या एक्सप्रेशन। तो इस जो भी वेरिएबल है उसके बेसिस पे हम डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में भी क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उनमें से कोई एक हम परफॉर्म करते हैं। तो इसे इन 4 ऑप्शन में से कोई एक हम चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमने 2 चूज़ किया तो हमें क्या ऑर्डर में मिलेगा, बर्गर। नेक्स्ट टाइम अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे पास फिर वही 4 ऑप्शन है, तो हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमने 4 चूज़ किया हो तो हमें ऑर्डर में मिलेगा सैलेड। तो ऐसे ही हमारे स्विच स्टेटमेंट में वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल है, सपोज इसकी मल्टीपल चॉइसेस हैं। इन मल्टीपल चॉइसेस के बेसिस पे जो भी इसमें कोड होगा वो परफॉर्म होगा। तो स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है, इसमें 4 टर्म्स होते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, स्विच, केस, ब्रेक और डिफॉल्ट। तो स्विच में हम क्या करते हैं, जो हमारी चॉइस होती है, जो ऑप्शन हमने चूज़ किया होता है वो लिखते हैं। केसेस में हमारे पास जितने भी अवेलेबल केसेस होते हैं वो लिखते हैं, और हर केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमारे कंट्रोल को ब्रेक कर देता है, मतलब जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा तो ये हमारा जो भी ब्लॉक है इससे बाहर आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर कोई भी केस से वैल्यू मैच नहीं होती तो जो डिफ़ॉल्ट में स्टेटमेंट लिखे वो एग्जीक्यूट हो। तो सपोज़ यहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू हमने लिखी है 2, तो यहाँ पे ये वाली जो वेरिएबल स्विच में वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो बाकी केसेस की वैल्यू से मैच होगी। तो यहाँ पे अगर वैल्यू 1 है तो ये इससे मैच करेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू मैच हो रही है तो ये वाले स्टेटमेंट परफॉर्म होंगे। अगर वैल्यू नहीं मैच हो रही है तो नेक्स्ट केस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वैल्यू चेक होगी, केस 2 में वैल्यू, तो अगर ये दोनों इन दोनों की वैल्यू मैच हो जाती है तो ये वाले स्टेटमेंट परफॉर्म होंगे। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेक मिलेगा तो ये क्या होगा, ये हमारा जो ब्लॉक है इससे बाहर आ जाएगा। और अगर कोई भी मैच नहीं होते तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो परफॉर्म होगा।
एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमारा एक वेरिएबल है डे नाम का, जिसमें वैल्यू स्टोर है 3। तो इसको हमने स्विच में पास की है, तो स्विच की वैल्यू हो गई 3, मतलब ये यहाँ पे वैल्यू हो गई 3। अब ये सारे केसेस में चेक करेगा, जिस भी केस की वैल्यू 3 मिलेगी तो उस केस में जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो परफॉर्म होगा। तो पहले केस 1 से ये पहले मैच होगा, वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो ये वाला केस नहीं होगा। केस 2 में मैच होगा, वैल्यू नहीं मैच हो रही है। फिर केस 3 में आएगा तो वैल्यू दोनों की मैच हो रही है, तो इसमें क्या स्टेटमेंट लिखा है वेंसडे। तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, केस नंबर 3 में क्या प्रिंट करवा रहे हैं, वेंसडे। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, वेंसडे। और जैसे ही ये उसके बाद ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद क्या होगा, कोई भी ये ब्रेक जैसे जैसी ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो हमारा इस ब्लॉक के बाहर हमारे जो भी स्टेटमेंट होंगे वो परफॉर्म होंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच ना होती, सपोज यहाँ पे डे की वैल्यू 4 होती और हमारे पास 3 केसेस है, तो हमारा जो डिफॉल्ट वाला है वो वाला ऑप्शन प्रिंट हो जाता है इनवैलिड डे। तो हमारे पास जब मल्टीपल केसेस होते हैं और किसी एक को परफॉर्म करना होता है तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं।